नमस्कार बच्चों। अगर आप भी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में 80% प्लस मार्क्स चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह बिहार बोर्ड की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है और इस सीरीज में हम साइंस विज्ञान कक्षा 10वीं के 2013 ए के शेष बचे प्रश्नों को आपके सामने लाए हैं, अर्थात ये पार्ट 2 वीडियो है। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए इन प्रश्नों का हल हम लोग विस्तार पूर्वक जानें। प्रश्न है आपके सामने कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो लेंस का जो आवर्धन है, आवर्धन m बराबर सूत्र होता है v/u। क्यों भाई? तो यहाँ जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का ये अनुपात होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई v हो गया और वस्तु की ऊंचाई u हो गया, तो v/u। तो इस तरह से इसमें आंसर D बनता है, v/u। लेकिन एक बात ध्यान दें कि लेंस में ये धनात्मक होता है, अर्थात v/u होगा, लेकिन दर्पण में ये ऋणात्मक होता है, तो -v/u होगा। अब आपके सामने सवाल है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो एक सूत्र हम लोग गोलीय दर्पण में हम लोगों ने अध्ययन किया होगा, F बराबर R/2। पिछले वर्ष के क्वेश्चन में भी इसके आधारित प्रश्न आए हुए हैं। तो F बराबर R2 से एक C आंसर तो आता ही है, लेकिन जब इसका एक विशेष अध्ययन आप करेंगे कि जैसे F बराबर R/2 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 2F, R बराबर 2F, जो यहाँ A में भी दिखता है। तो इसका आंसर दोनों होना चाहिए, A और C। अब सवाल है आपके सामने, ये बहुवैकल्पिक नहीं है, 1 नंबर वाला सवाल है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और यदि इसका रासायनिक समीकरण लिखें आप तो होगा 2Mg+O2। ये अभिकारक हैं दोनों और उत्पाद है 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अब सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है या आणविक सूत्र होता है कि CaSO4 अर्थात ये कैल्शियम सल्फेट है और इंटू हाफ H2O ये इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और इसको बोलेंगे क्या, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट तो बोलेंगे ही बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट। और क्या बोलेंगे भाई, ये जो हाफ H2O है मिलने से इसको आप हेमी हाइड्रेट कह सकते हैं, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अच्छा, कभी कभार क्या किया जाता है कि जल के अणु को पूरा दिखाने के लिए CaSO4 को ऐसे ब्रैकेट के अंदर करके 2 कर दिया जाता है और तब लिखा जाता है H2O। तो यह भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र हो सकता है। सवाल है कि क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है, समीकरण भी देने के लिए कहता है। तो लाल तप्त लोहे पर क्या किया जाता है, जलवाष्प या भाप कहिए, जलवाष्प प्रवाहित कराया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये धातु है, धातु पर जब भाप प्रवाहित कराया जाएगा तो बनेंगे क्या, तो बनते हैं आयरन ऑक्साइड और सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है इसका हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब चूंकि समीकरण देने के लिए कहा गया है आपको, तो समीकरण लाल तप्त लोहे हैं तो Fe तो होगा ही, लेकिन इसके कितने अणु होंगे, तो 3 अणु प्लस जल H2O, जल किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में होगा और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। तो इसके 4 अणु जब लेंगे तो उत्पाद बनेगा हमको Fe3 ये वाला आ गया और O4 ये सॉलिड फॉर्म हुआ आयरन ऑक्साइड का, और मुक्त होगा। तो हाइड्रोजन गैस जो मुक्त होगा उसके कितने अणु होंगे, तो उसके 4 अणु होंगे। तब ये समीकरण द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार संतुलित माना जाएगा। अब जो सवाल है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें, ये देखिए पिछले परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है और पहले के सीरीज में भी हमने प्रकाश संश्लेषण समीकरण दिया है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ये तो आप जानते ही हैं, प्लस चाहिए जल H2O, लेकिन इसके कितने अणु होना चाहिए,
तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु होने चाहिए और जल के 12 अणु होने चाहिए। अब इन दोनों के बीच अभिक्रिया तो होगी, लेकिन कब? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कहाँ होगी? तो क्लोरोफिल में, जिसको हरित लवक बोलेंगे। अब ये उत्पाद क्या बनेगा? तो उत्पाद बनेगा C6H12O6, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बो कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हमने कार्बो लिख दिया। और भी कुछ बनेंगे क्या? हाँ, और बनेंगे H2O, मतलब जल। ये इसके कितने अणु? तो 6 अणु बनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अंतिम उत्पाद जो है वो ऑक्सीजन होता है, O2, जीवनदायिनी है हमारे प्रकृति के लिए, हमारे लिए। तो ये इसके कितने अणु? तो 6O2। यही है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। 6CO2 प्लस 12H2O, उत्पाद क्या है? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। स्नेल के नियम को लिखें। क्वेश्चन है, स्नेल के नियम को लिखें। पिछले वर्ष भी पूछा गया है। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर बराबर ये स्थिरांक है। यही है स्नेल का नियम। परिभाषित रूप में इसको आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माना जाता है। यहाँ देखिए एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि ये माध्यम है कांच और ये माध्यम है वायु। यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए ये आपतन बिंदु है और ये एक किरण कांच की पट्टी पर पड़ रहा है। तो ये देखिए अविलंब की ओर झुक रहा है, ये किरण अविलंब की ओर झुक रहा है। तो इसको बोलते हैं साइन आई, और ये जो है झुकता हुआ किरण, इसको बोलते हैं साइन आर। और यही है स्नेल का नियम। साइन आई अर्थात आपतन कोण की ज्या और साइन आर अर्थात अपवर्तन कोण की ज्या। साइन आई बटे साइन आर, इसको एक स्थिरांक से प्रदर्शित किया जाता है। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से प्रतिपादित होता है। सवाल है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। पिछले वर्ष भी ये पूछा गया सवाल है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक, एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या? डायोप्टर। और इसको निकालने का सूत्र होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। इसी सूत्र से लेंस की क्षमता ज्ञात की जाती है। और जो इकाई निकले उसमें प्रति मीटर लिखा जाता है, या आप मीटर टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। सवाल है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट
घंटा, और इसको सामान्य भाषा में हम लोग यूनिट कहते हैं। यूनिट के नाम से सब परिचित है, बिजली का बिल सबके घर में यूनिट के ही हिसाब से आता है, तो यूनिट कहलाता है सामान्य भाषा में। लेकिन ये व्यावसायिक मात्रक है इसका किलोवाट घंटा। और जो बार बार इसमें पूछा जाता है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना यूनिट कितना एनर्जी होता है, तो 3.6 गुना 10⁶, यही 3.6 गुना 10⁶। अब सवाल है एक निष्क्रिय गैस का नाम लिखें। तो जब आप आवर्त सारणी का अध्ययन करते होंगे तो समूह या वर्ग 18 में जितने तत्व दिए गए हैं वो सभी उत्कृष्ट या नोबल गैस हैं। तो प्रमुख उदाहरण तो आप हीलियम ले सकते हैं, हीलियम। इसके अलावे भी इसमें हीलियम के अलावे भी इसमें आर्गन आता है, आर्गन, नियॉन, ये सभी उत्कृष्ट गैस हैं या नोबेल गैस भी बोला जाता है इसको, और ये निष्क्रिय भी है। सवाल है कि कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखें। तो कार्बन के 2 प्रमुख अपर रूप हैं, एक तो हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। पहला हो गया हीरा, दूसरा हो गया ग्रेफाइट। एक और है फुलेरीन बोला जाता है उसको, फुलेरीन। यहाँ हीरा में क्या होता है, तो कार्बन का प्रत्येक परमाणु जो है वो 4 अन्य परमाणु से, 4 अन्य परमाणु से जुड़ा रहता है, 4 अन्य परमाणु से जुड़ा रहता है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 3 अन्य परमाणु से जुड़ा रहता है। ग्रेफाइट में 3 अन्य परमाणु से जुड़ा रहता है। ध्यान दीजिए, इस पर क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणु से जुड़ा रहता है। ग्रेफाइट में 3 अन्य परमाणु जुड़े होते हैं कार्बन के प्रत्येक परमाणु से। अब फुलेरीन की संरचना जो है फुटबॉल के तरह होता है, और इसमें इसको जो है इसका सूत्र भी C60 लिखा रहता है, C60। सवाल है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, 11। पहली कक्षा में 2, बीच वाली कक्षा में 8 और बाहरी कक्षा में 1। यही है इसकी परमाणु संख्या सोडियम की। सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। तो देखिए, यह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का ही रासायनिक समीकरण है, और जो पीछे बता भी चुके हैं इस वर्ष भी और पिछले
कई वर्षों में ये प्रश्न पूछा गया है। CO2 तो ये 6 होता है, 6CO2 प्लस 12H2O, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। हालांकि ये इस जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब C6H12O6 प्लस 6H2O और प्लस 6O2 ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा। ये समीकरण संतुलित है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार। सवाल है कि श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है। तो श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ आप लोग पहले भी पढ़े हैं, पिछले वर्ष के प्रश्न में भी ये क्वेश्चन था मौजूद है। ये कोशिका द्रव्य बोलिए, कोशिका द्रव्य रहते हैं, और यहीं पर कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो जीव कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज होते हैं। क्या होते हैं? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहिए, इसको ग्लाइकोलिसिस भी बोल सकते हैं आप। तो श्वसन क्रिया के दौरान कोशिका में मौजूद कोशिका द्रव्य के अंदर जो ग्लूकोज है वो उसका आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और वो पायरूवेट में बदल जाता है। पायरूवेट में बदल जाता है, या कहीं कहीं पायरुविक अम्ल भी कहते हैं। इसको पायरुवेट बोलिए या पायरुविक अम्ल बोलिए। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल बनता है। अब यही पायरुविक अम्ल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और ये एटीपी के रूप में भरपूर मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। यही होता है श्वसन क्रिया। तो आप देख पा रहे हैं कि बीच में मध्यवर्ती पदार्थ क्या बना? तो पायरुवेट या पायरुविक अम्ल बना। पायरुवेट या पायरुविक अम्ल बना। सवाल है कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है। पिछले वर्ष भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो चीनी के पाचन में इंसुलिन नामक जो है हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का उपयोग, इंसुलिन हार्मोन ही चीनी अर्थात शुगर बोलिए या ग्लूकोज, रक्त में जो मौजूद ग्लूकोज है उसको इंसुलिन हार्मोन ही पचाता है। यह हार्मोन अग्न्याशय, कहाँ? अग्न्याशय, और अंग्रेजी में बोलें तो पैनक्रियाज के बीटा सेल
बीटा सेल से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन, जो ग्लूकोज को, ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को पचाता है, जिसको चीनी भी कहते हैं। और इसी इंसुलिन के अभाव में मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसको आम बोलचाल में डायबिटीज कहते हैं। सवाल है कि गुरुत्वानुवर्तन क्या है? गुरुत्वानुवर्तन क्या है? तो देखिए, पौधों के जो अंग होते हैं, पौधों के अंग, खासकर जड़ें, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया, और इसी अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप इसमें कुछ गति देखी जाती है, जड़ों में गति, जिसके कारण आप देखते होंगे कि जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है। तो यही अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप जो गति होता है, इसी को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और जड़ों की गति हमेशा, चूंकि नीचे की ही ओर होता है, तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाएगा। जड़ों की गति हमेशा धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। सवाल है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? तो देखिए कि यह एक, मान लीजिए, इकाई धन आवेश है। क्या है? एक कूलम धन आवेश, और यह अनंत पर मौजूद है। कहाँ मौजूद है? अनंत पर। और यहाँ एक हम विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, तो अनंत से इस विद्युत क्षेत्र तक इस आवेश को, मान लीजिए, इस निश्चित बिंदु पर हमको लाना है। ये इस निश्चित बिंदु पर लाना है। तो अब इसके लिए तो कुछ कार्य किए जाएंगे, तभी तो यह आवेश इस विद्युत क्षेत्र के निश्चित बिंदु पर आवेगा। तो किए गए कार्य जो होंगे, उसी को विद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट अर्थात भी किसी एक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहलाएगा? उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है।